नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। आज अपने 49 डे चैलेंज का 10वां दिन और हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और बोर्ड एग्जाम के अंदर उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। जैसा कि आप जानते होंगे कि आप अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको हम अटेंड कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर जैसे अपने पास वो फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, उसी के हिसाब से हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। वहां से जिन जिन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम केवल उन्हीं चैप्टर से वो फिल इन द ब्लैंक्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन शामिल कर रहे हैं, ताकि उन चैप्टर की अपने अच्छे से तैयारी हो जाए। अब ये जो अपनी सीरीज है वो लगातार 6 दिन तक चलती रहेगी, तो इसके अंदर कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो शेष रहेगा। यानी सारे कॉन्सेप्ट उन चैप्टर से जो भी होंगे वो सारे के सारे हम यहाँ पर शामिल कर लेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के बाहर तो एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। हो सकता है कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए उसकी डिजिट है वो चेंज हो जाए, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो सेम रहेगा। तो अगर आप क्लास के साथ में लगातार 49 दिनों तक जुड़े रहते हैं तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, और यहाँ से 70 से 80% क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको वापस छपे हुए मिलेंगे। तो क्लास के साथ में रेगुलर जुड़े रहना है, उसको अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। स्टार्ट करें अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास 6 ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अपने पास 6 फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 से, एक चैप्टर नंबर 7 से, एक चैप्टर नंबर 8 से, दो क्वेश्चन है वो अपने पास चैप्टर नंबर 13 से, और एक क्वेश्चन है वो अपने पास चैप्टर नंबर 12 से रिलेटेड है। तो इन सभी को हमें पढ़ना है। देखना, जब पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3। इसका प्रथम पद और सारवंतर क्या है? यानी सिंपल सी चीज पूछी है, एपी लिखी हुई है, उसके अंदर प्रथम पद और सारवंतर लिखना है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आपके पास इसी प्रकार का एक सिंपल क्वेश्चन एपी से रिलेटेड आएगा, जहां पर आपको प्रथम पद क्या है वो लिखना है, सारवंतर क्या है वो लिखना है। जब भी कोई एपी दे रखी होती है तो उसका जो पहला एलिमेंट होता है, उसकी जो पहली संख्या होती है वो प्रथम पद कहलाती है, और जो भी अपने पास पद लिखे होते हैं उसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर है वो सारवंतर कहलाता है। तो यहां पर प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद अपने हो जाएगा 3, और सारवंतर की बात करें तो दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देना है, या फिर तीसरे में से दूसरा घटा देना है, या फिर चौथे में से तीसरा घटा देना है। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाए तो एक में से 3 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा -2। तो सिंपल से प्रथम पद इसका 3 हो जाएगा, और जो सारवंतर है वो हो जाएगा -2। अगला क्वेश्चन है बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,0 तथा बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट है 0,4। इसका मध्य बिंदु क्या होगा? जब ये मध्य बिंदु की बात करते हैं तो वहां पर हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 + x2 बटे 2, और y कोऑर्डिनेट लिखते हैं y1 + y2 बटे 2। तो दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट जोड़ने हैं, 2 का भाग देना है, y कोऑर्डिनेट जोड़ने हैं, 2 का भाग देना है। तो 4 + 0 x कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 0 4 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 में, कितना आ जाएगा 2। फिर y कोऑर्डिनेट जोड़े, 0 और 4 को ऐड करेंगे तो 0 और 4 को ऐड किया तो 4 आ गया, और 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी मध्य बिंदु आ जाएगा 2,2। तो ऐसे आपके पास कोई भी दो पॉइंट दिए होंगे और वहां से उसका मिड पॉइंट पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है यानी जो x वाले मान है उनको जोड़ देना है, 2 का भाग देना है, y वाले जो दोनों मान है उनको जोड़ देना है और 2 का भाग देना है। आगे है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है तथा cos a = 3/5 है, तो sin a का मान बताना है। यानी यहां पर कहा है कि अपने पास एक त्रिभुज है और जिसके अंदर एक जो पॉइंट है वो 90 का है, यानी 90 का कोण बन रहा है। त्रिभुज एबीसी है जिसके अंदर बी पर कितने का कोण बन रहा है 90 का, और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पर दिया हुआ है उसके अंदर जो पीछे थीटा की वैल्यू है वो a के रूप में है, यानी ये जो अनुपात है वो a के सापेक्ष है। यानी अगर मैं यहां पर a वाला पॉइंट लिखता हूं तो इसके सापेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो सामने वाली भुजा है वो हो जाएगी लंब, 90 के सामने क्या होता है कर्ण, तो शेष भुजा ये तीसरी हो जाएगी आधार। ठीक है, फिर यहां पर कुछ मान दे रखा है, cos a = 3/5, cos a बराबर लिखा हुआ है 3/5, और cos a के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं
जो भुजाओं के अनुपात हैं वो हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण है 5 तो कर्ण की जगह 5 लिख सकते हैं, आधार है 3 तो आधार की जगह 3 लिख सकते हैं। क्या ज्ञात करने को कहा है? साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए यानी साइन के अंदर त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो जो कर्ण का मान है वो तो समान ही रहेगा, कर्ण हो जाएगा 5। यहां पर साइन के अंदर में लंब की आवश्यकता है, यानी ये लंब वाली भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाए समकोण त्रिभुज है तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब का मान ज्ञात करना है तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 5 तो 5 का स्क्वायर 25, आधार है 3, 3 का स्क्वायर 9 तो लंब स्क्वायर बराबर 16, लंब बराबर आ जाएगा 4। यानी यहाँ पर ये लंब की जगह हम लिख सकते हैं 4 तो साइन ए आ जाएगा 4/5। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए का जो मान है वो आएगा 4/5। आगे है वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह यानी बीच का जो मध्यमान है वो। तो क्या करते हैं, निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं। तो निम्न सीमा ये आगे वाली संख्या, उच्च सीमा पीछे वाली संख्या, दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 10 और 25 को जोड़ा तो आ गया 35, 35 में 2 का भाग दिया तो हो जाएगा 17.5। अब यहाँ पर जल्दबाजी में हमसे गलती क्या हो जाती है कि ये लिखा हुआ है 10 से 25 और अपना ध्यान है वो केवल 25 पर रहता है और इसको हम 0 से 25 समझ लेते हैं और 0 से 25 0 प्लस 25 बटे में 2 करते हैं तो अपने पास 12.5 आता है और गलती से हम 12.5 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम निम्न सीमा पर ध्यान नहीं देते हैं। निम्न सीमा कितनी लिखी हुई है? 10 लिखी हुई है। तो 10 प्लस उच्च सीमा 25, इन दोनों को जोड़ना है और फिर 2 का भाग देना है। यहाँ पर गलती से निम्न सीमा है वो 0 नहीं लेनी है, क्योंकि अपना ध्यान लगभग वही रहता है कि जो भी अपने पास वर्ग अंतराल दिया होगा उसके अंदर निम्न सीमा 0 होगी, उच्च सीमा का कुछ मान होगा। तो गलती से हम जो निम्न सीमा है वो 0 ले लेते हैं और 0 25 को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं, 12.5 आता है। तो ऐसा नहीं करना है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में आ जाएगा H। ये F है, ये पूरे के बटे में है, इस प्रकार से समझिएगा। ये है n/2। L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F और गुणा में H। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन क्या होगा? अच्छा सवाल है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप दिया है। घन के एक पृष्ठ का परिमाप, अगर घन के एक पृष्ठ के परिमाप की बात करें तो जो अपने पास घन होता है, अपने पास जो घन होता है उसके एक फलक के परिमाप की बात करें तो घन है उसके अंदर क्या होता है, सारी भुजा है वो बराबर होती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो 3 विमा है वो तीनों की तीनों बराबर रहती हैं। अगर हम उसके किसी भी एक फलक को देखें, अगर फलक टोटल देखने जाए तो अपने पास 6 फलक होते हैं, 6 में से किसी भी एक फलक को देखें तो वहां पर 2 विमा होगी अपने पास, लंबाई चौड़ाई होगी, चौड़ाई ऊंचाई होगी, या फिर लंबाई और ऊंचाई होगी। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी जिस भी हम फलक को लेंगे उसके अंदर जो दोनों माप होगी वो आपस में बराबर रहेगी। तो जब दोनों माप बराबर होती हैं तो वहां पर अपने पास जो आकृति बनती है वो वर्ग बनती है, यानी जिस फलक का हमें परिमाप दे रखा है वो वर्गाकार है, ये ध्यान रखना है। जिसका हमें परिमाप दे रखा है वो अपने पास कौन से आकार का है? वर्गाकार है। यानी अगर ये वाली भुजा अपने पास x है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? x। ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? x। ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी? x। यानी चारों भुजाओं की माप कैसी हो जाएगी? बराबर। अब चारों भुजाओं की माप अगर बराबर है तो इसका परिमाप निकालेंगे तो चारों जो x लिखे हुए हैं उनको जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 4 इंटू भुजा। क्योंकि जो फलक है वो वर्गाकार है तो वर्ग का परिमाप लिखते हैं 4 इंटू भुजा। अगर वर्ग का परिमाप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा
और वो परिमाप हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो 4 से ये 28 कट जाएगा, तो भुजा बराबर अपने पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा गया है सवाल में? सवाल में घन का आयतन पूछा है। अगर घन के आयतन की बात करें तो घन का जो आयतन होता है वो हम लिखते हैं भुजा क्यूब, यानी हो जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब होता है 343। माप सेंटीमीटर में थी, सेंटीमीटर घात 3 है, आयतन है, तो हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहां पर समझने लायक बात यह है कि ये जो लिखा हुआ है घन के एक पृष्ठ का परिमाप, तो यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि जो घन के एक पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं वो पृष्ठ है वो वर्गाकार है, क्योंकि घन के अंदर जो माप होती है तीनों की तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो वहां से आप किसी भी फलक को देखेंगे तो उसके अंदर जो दो माप होगी वो दोनों आपस में बराबर रहेगी, आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, यानी वो जो फलक है, जो पृष्ठ है, वो वर्ग के आकार का होगा। तो ये जो परिमाप पूछा है वो है अपने पास वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप अगर 28 सेंटीमीटर है तो वहां से भुजा निकालेंगे, भुजा 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। और हमें घन का आयतन पूछा है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अगर हम भुजा ज्ञात कर चुके हैं तो उसका केवल क्यूब करना है, तो भुजा 7 सेंटीमीटर आएगी, उसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। आगे अपने पास 1 नंबर के कुछ क्वेश्चन है। काय उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल वो दिया हुआ है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और वृत्त के क्षेत्रफल की बात करें तो वो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 49 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49, तो आर बराबर हो जाएगा √49, आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर। अब रूट के बाद जो मान आता है वो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, तो आर का मान यहाँ पर हम केवल प्लस में लेंगे, क्योंकि त्रिज्या है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है, माइनस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट किया जाएगा। अगला सवाल, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी अब की बार आयतन दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है, बेलन की त्रिज्या पूछी है। अगर यहां पर हम कहें कि जो ऊंचाई है बेलन की जो ऊंचाई है उसको हम h से लिखेंगे, जो कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और अगर आयतन की बात करें तो बेलन का जो आयतन है वो दे रखा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। यानी ये जो 448 पाई है वो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है, क्योंकि बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 448 पाई है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 448। एच का मान भी सवाल में दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू 7 बराबर 448। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 448 7 गुणा में था तो 7 आ जाएगा भाग में। आर स्क्वायर बराबर 7 से काटे, 7 से कटेगा 7 6 42, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट, तो आर बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है, यहाँ से अब की बार अपने ये छोटे प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। तो यहाँ से जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनका अपने कोई महत्व नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ से सब छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं उन सवालों के, और वहाँ से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं कि जो फॉर्मूला है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, उस अगर सभी एलिमेंट की बात करें तो उसके अंदर से सारी वैल्यू दे देनी है, केवल एक वैल्यू को छोड़ देना है। बाकी सबको कैलकुलेट करेंगे तो जो एक वैल्यू पीछे बची हुई है उसका मान आ जाएगा। जैसे अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो हम लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई तो कांस्टेंट होता है,
तो अपने पास एलिमेंट क्या बचे, V, R और H। इन तीनों के अंदर से अगर दो के मान दे दिए जाए और तीसरे को कैलकुलेट करने को कहें तो वो मान हमें इस फॉर्मूले के अंदर ही पुट करने हैं। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो पूरे को कैलकुलेट करने के बाद में जो एक वैल्यू हमको पता नहीं थी उसका मान मिल जाएगा। तो सब जगह यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी का यूज करेंगे हम। अगला सवाल है अपने पास कि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी बेलन की हाइट दे रखी है कि बेलन कितना ऊंचा होगा और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, यानी उसका जो वक्राकार भाग है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम लिखते हैं 2 पाई आर एच, जहां पर h बराबर कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर और ये जो सरफेस एरिया है जो अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये अपने पास जो क्षेत्रफल है वो वक्र पृष्ठ का है, यानी उसका जो कर्व है उसका क्षेत्रफल है। यानी इसको बोल सकते हैं CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया नहीं है, TSA नहीं है, ये CSA है, यानी जो वक्राकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी 2 पाई आर एच ये उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। h का मान 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और s बराबर दिया है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, दोनों मान इस फॉर्मूले के अंदर रखने हैं। तो ये हो जाएगा 968, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की वैल्यू निकालनी है, एच की जगह आ जाएगा 11। अगर 2 से काटें तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर काटना नहीं चाहते हैं तो अरेंज कर देते हैं, केवल एक तरफ आर रखना है बाकी सभी को दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा आर बराबर 968, जो गुणा में होगा वो भाग में चला जाएगा और जो भाग में होगा वो गुणा में, तो बटे में आ जाएगा 2, 22 और 11, गुणा में चला जाएगा 7। 2 से काटें ये कटेगा 4, 8, ये 4, यानी ये आ गया 484 गुणा 7 बटे में 22 इंटू 11। 22 से काटें ये हो जाएगा 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 4 बचेगा, 44 बनेगा, 22 दूनी 44, 11 से काटेंगे तो 2 बार, यानी आर बराबर आ गया अपने पास 2 इंटू 7, आर बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। एक बार वापस कैलकुलेशन देख लेनी है कि 2 पाई आर एच बराबर 968 दिया है, तो 2, 22 और 11, 2, 22, 11 ये तो आगे भाग में और 7 है वो चला गया गुणा में। देखा तो 2 से काटा 484 बार, 22 से काटा, 22 से काटेंगे तो 22 बार, 22 का स्क्वायर होता है 484। उसके बाद में 11 से काटा तो 2 बार, तो 2 इंटू 7 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन ओके है। आपको ध्यान रखना है कि उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है तो लिखेंगे 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, यानी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कब? जब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हो। अगला सवाल कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 468 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो घन की भुजा क्या होगी। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी टोटल सरफेस एरिया, अगर घन का टोटल सरफेस एरिया लिखें तो वो अपने पास दिया हुआ है 468 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हम लिखते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 468। 6 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 468 बटे में 6 का भाग दें, 6 सते 42, यह जाएगा 4, 4 और 8 48, 6 से काटा, देख सकते हैं 468 को काटा है, 6 से काटा, 6 सते 42, 4 बचा, 4 और 8 48, 6 अटे 48, यानी भुजा स्क्वायर बराबर आ गया है 68। हमें घन की भुजा पूछी है, यानी आ जाएगा √78।
अगला सवाल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। अगर हम किसी शंकु की बात करें, शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके इस वक्राकार भाग को भी शामिल करना पड़ेगा और नीचे जो वृत्ताकार भाग है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो जो वक्राकार भाग है यानी जो वक्र पृष्ठ है वो तो होता है अपने पास पाई आर एल, और जो वृत्ताकार भाग है वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ये हो जाएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसके अंदर उसका वक्र पृष्ठ है पाई आर एल और नीचे वाला वृत्ताकार भाग है वो पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अगला सवाल, 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करना है। यानी इसका माध्य है वो कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 5, 7, 9 और x, इसका माध्य कितना है, 9। माध्य के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटे में आ जाएगा प्रेक्षणों की संख्या। यहां पर x बार का मान सवाल में दिया हुआ है, समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 9, तो x बार की जगह आ जाएगा 9। प्रेक्षणों का योग करना है मतलब सभी को जोड़ना है, यानी 5 + 7 + 9 + x बटे में प्रेक्षणों की संख्या। तो ये टोटल कितने हो गए, 4 प्रेक्षण हो गए। भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में, 9 × 4 हो जाएगा 9 × 36, 5, 7, 12, 12, 9, 21, तो 21 + x, प्लस का x है उधर जाएगा तो माइनस का, तो 36 - 21 बराबर x, यानी x का मान आ गया अपने पास 15। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 15। आगे बढ़े, माध्य माध्यक तथा बहुलक में संबंध लिखना है। माध्य माध्यक बहुलक में हम एक संबंध लिखते हैं जो इस प्रकार से होता है, 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। तो इसके अंदर क्या होता है, जो तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, जो तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की अपने पास माप दी हुई है वो आपस में एक दूसरे से संबंधित हो जाती हैं। तो वो हम संबंध लिखते हैं 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। अब इस संबंध का उपयोग ये है कि अगर अपने पास सवाल में इन तीनों में से कोई 2 केंद्रीय प्रवृत्ति की माप दी हुई है तो आप तीसरी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है, प्रथम 5 विषम पूर्णांकों का माध्य ज्ञात कीजिए। कि स्टार्टिंग के अगर हम 5 विषम पूर्णांक लिखें तो उसका अपने पास माध्य क्या होगा। तो स्टार्टिंग के 5 अगर हम विषम पूर्णांक लिखें तो वो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, यानी उन्होंने 1, 3, 5, 7, 9 इसका माध्य पूछा है। तो प्रेक्षणों का योग कर देना है और प्रेक्षणों की संख्या का भाग देना है। कितने प्रेक्षण हैं, 5 है तो बटे में आ जाएगा 5। ऐड करें, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 ये हो जाएगा 25। 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी माध्य आ गया अपने पास 5। इसका जो माध्य है वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंटन 3, 5, 7, 3, 4, 4, 9, 4 इसका बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब ये है कि जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। तो यहां पर देखें तो जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 है, उसकी बारंबारता 2 है। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार और 2 बार। अगर हम 4 की बात करें तो 4 की बारंबारता 1, 2 और 3, 4 की बारंबारता 3 है। 5 की बारंबारता देखें, 5 की बारंबारता 1 ही है। फिर 7 की बारंबारता देखें, 7 की बारंबारता भी 1 है। 9 की बारंबारता देखें तो वो भी 1 है। तो जो सर्वाधिक बारंबारता है वो किसकी है, 4 की। तो जो बहुलक है वो अपने पास क्या हो जाएगा, 4। बहुलक क्या हो जाएगा अपने पास, 4। ये 4 क्या बन जाएगा, बहुलक। अगला क्वेश्चन, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62।
कि संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता होगी 0.62। अब संगीता और रेशमा ही खेल रहे हैं। अगर संगीता मैच जीत रही है, इसका मतलब रेशमा है वो मैच हार रही है, यानी ये रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है और रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता, क्योंकि जब संगीता जीतेगी तभी रेशमा हारेगी। तो रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.62। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है? अब रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता ये है, जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक में से घटा देना है। तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता, एक में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाने पर आ जाएगा 0.38। अच्छा सवाल है। आपको यह पता होना चाहिए कि जब कोई एक जीत रहा है तो दूसरा क्या होगा? हारेगा। तो यहाँ पर संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है, मतलब रेशमा के मैच हारने की प्रायिकता है। अगर रेशमा के हारने की प्रायिकता 0.62 है, उसके जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो एक में से घटाना पड़ेगा। एक में से घटाएंगे तो आएगा 0.38। यही से लिख सकता है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक में से घटा देंगे, आ जाएगा 0.38। यानी संगीता के मैच हारने की प्रायिकता आ गई 0.38। यानी संगीता मैच हार रही है, यानी रेशमा मैच जीत रही है। तो जो संगीता के मैच हारने की प्रायिकता होगी वही रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता बन जाएगी। अगला सवाल, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता कितनी है? अब देखना, खराब पेन है अपने पास 12। खराब पेन कितने हैं? 12 हैं। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है अपने पास 132। अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कुल पेन कितने हो जाएंगे? अब वो कुल पेन कहे या कुल परिणाम कहे, क्योंकि अब हम जो भी पेन चुनेंगे वो उस पूरे ग्रुप में से ही चुनेंगे, तो कुल परिणाम हो जाएंगे अपने पास 144। अब देखना प्रायिकता किसकी पूछी है। कहा है कि उसमें से एक पेन निकालते हैं तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी घटना क्या है? पेन अच्छा हो, ये घटना है। तो जो घटना है उसके परिणाम कितने हैं, यानी अच्छे पेन कितने हैं? घटना है अच्छा पेन होना, तो उस घटना के परिणाम यानी अच्छे पेन होने के परिणाम कितने हैं? वो है 132। प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ऊपर लिखते हैं घटना के परिणाम, बटे में लिखते हैं कुल संभावित परिणाम। तो घटना के परिणाम है 132 और कुल संभावित परिणाम है 144। आपको यहाँ पर प्रायिकता का फॉर्मूला भी लिखना है कि प्रायिकता बराबर हम लिखते हैं घटना के परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। आप चाहे तो ये अगर कटता हो तो काट भी सकते हैं। अगर इसको 12 से काटें तो ये शायद कटेगा 11 बार और ये कटेगा 12 बार, यानी प्रायिकता आ जाएगी 11/12। लास्ट सवाल है अपने पास कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। अब ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला, मतलब जो अपने पास कुल परिणाम है वो आ गए 52। जैसे इतना हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, यानी जो कुल परिणाम है वो कितने बन गए? 52। क्योंकि ताश की गड्डी में से हम एक पत्ता निकाल रहे, तो ताश की गड्डी के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो अपने पास जो टोटल रिजल्ट अवेलेबल है वो 52 है। निकाले गए पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या है? यानी घटना है कि पत्ता इक्का होना चाहिए। घटना क्या है? इक्का होना। तो इस घटना के परिणाम कितने हैं? इस घटना के परिणाम कितने हैं, यानी इक्के होने के परिणाम कितने हैं? अगर हम ताश की गड्डी के अंदर देखें तो 4 समूह होते हैं, प्रत्येक समूह के अंदर एक इक्का होता है, यानी इक्कों की टोटल संख्या होगी अपने पास 4। तो घटना के परिणाम 4। प्रायिकता ज्ञात करनी है, घटना का परिणाम बटे कुल परिणाम। तो घटना का परिणाम 4, कुल परिणाम हो गए 52। 4 से काटें हो जाएगा 1/13, यानी उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता आ जाएगी 1/13। तो इससे अपने ये जो 6
फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल थे और 12 1 मार्क्स क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट होते हैं। हमें आशा है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो क्लास को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जुड़े रहिए अरावली पाठशाला के साथ, और ये 49 डेज चैलेंज आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।